नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल आ गया है और शुभेंदु अधिकारी ने जो किया है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो आखिर में सीएम ने ऐसा क्या कर दिया, इस हिस्से पर बाद में आएंगे। पहले बात उस भूचाल की करते हैं जिसने पश्चिम बंगाल ही नहीं, लुटियन टीले पर भी हलचल पैदा कर दी है। और बड़ी चीज यह है कि ये जो भूचाल है ये आया 4 मई को, लेकिन उसके झटके टीले तक अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। और बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो वहां तो बदहजमी हो रखी है कि साहब ऐसा कैसे हो गया कि बीजेपी ने जो है इतना बड़ा उलटफेर कर दिया, क्योंकि ये बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, अब वो समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए कथनाक गढ़े जा रहे हैं लुटियन टीले पर बैठकर। योगेंद्र यादव सरीखे जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि साहब ये तो सब एसआईआर की वजह से हुआ, चुनाव आयोग की वजह से हुआ। ये मानने को तैयार नहीं है कि जिस खास वर्ग के बीटो का वो मानकर चल रहे थे कि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है, उस बीटो को पश्चिम बंगाल की जनता ने धत्ता बता दिया और सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में लामबंदी कर दी। तो ये बात तो नहीं कह रहे हैं कि साहब हमें पश्चिम बंगाल के जनमानस ने खारिज कर दिया सिवाय मुस्लिम आबादी छोड़कर, बाकी सब ने छोड़ दिया कि नहीं, ये नहीं मानेंगे, वो चुनाव आयोग और एसआईआर में लगे रहेंगे। तो खैर वो लगे हुए हैं। दूसरा जो कारण है इस भूचाल का, वो शुभेंदु अधिकारी ने जो काम किया है पिछले 7 दिनों में, साहब उसका अंदाजा नहीं था किसी को। मान के चल रहे थे सब अब आए हैं शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री बने हैं तो थोड़ा चिल करेंगे, लेकिन शुभेंदु एजेंडे के साथ आए हैं कि उन्हें पश्चिम बंगाल का कायाकल्प करना है। और इसीलिए पहली कैबिनेट से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया और पिछले 7 दिनों में जो कुछ किया है उसके बाद से तमाम मुख्यमंत्रियों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं कि साहब शुभेंदु तो एकदम लग रहा है कि बुलेट ट्रेन पे बैठे हुए हैं। पहली कैबिनेट हुई और बीएसएफ को जमीन दे दी गई कि पूरा बाड़ेबंदी की जाए और रोहिंग्याओं को यहां से भगाया जाए। दूसरा काम जो सबसे बड़ा हुआ वो वंदे मातरम को लेकर कि सब स्कूल में गाना है, इससे कोई बच नहीं सकता है। दूसरा काम जो उन्होंने किया इस, आप ये कहें कि इस दिशा में, तो वो ये कि ये जो सड़क पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना नमाज अदा करने के लिए, वो नहीं होगा। कोई खास अवसर है, प्रयोजन है तो उस पर देखा जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि हाँ आप इकट्ठा हो जाए, ये नहीं चलेगा। तीसरी और जो बड़ी घटना हुई वो ये कि खास परिवार ममता बनर्जी का, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनको भी Z+ सुरक्षा मिल रखी तो हटा लिया गया। और इससे साफ संदेश दिया गया कि पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा सरकार है उसकी नजर में सब एक बराबर हैं, कोई यहां हाई प्रोफाइल नहीं है। तो इसलिए एक काम तो हुआ। दूसरा, अभिषेक बनर्जी का नशा उतार दिया। ये देखिए, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से एफआईआर हुई है वो एफआईआर उस बड़बोलेपन पर प्रहार है जिसके आदि अभिषेक बनर्जी हो गए। तो बोलते रहते हैं जो मन करता है, तो उससे काम नहीं चलेगा। फिर एक और काम किया शुभेंदु ने। देखिए क्या है कि पश्चिम बंगाल में करप्शन के फाइलों की अंबार लगी हुई है और ध्यान होगा आपको कि किस तरह से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया था सीबीआई को पश्चिम बंगाल में प्रवेश देने से। बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ये लोग पहुंच गए थे कि नहीं, हम आने नहीं देंगे सीबीआई को। क्यों नहीं आने देंगे? वो इसलिए क्योंकि चाहे जो आप एक तरह से कहें कि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, पहले तो केंद्र सरकारी योजनाओं को ये लागू नहीं कर रहे थे। अच्छा, जो 2-4 योजनाएं इन्होंने लागू की उसमें जो है करप्शन की भरमार थी। अब सीबीआई आती तो सब जांच पड़ताल होती। अब जांच पड़ताल होती तो देखिए वो जो पूरा करप्शन है वो कौन कर रहा था? वो इन्हीं के लोग कर रहे थे। तो इनके लोग नप जाते तो ममता दीदी चुनाव कैसे जीतती? तो चुनाव जीतने के लिए वो जिन लोगों को पाल पोस रही थी उनके पीछे सीबीआई कैसे छोड़ सकती थी? तो इसलिए जो है सीबीआई स्टेट में ना घुसे इसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। और वैसे भी
नियम है, ये कानून है कि भाई देखिए सीबीआई को अगर जब तक जो है स्टेट अनुमति नहीं देता है तब तक सीबीआई जांच नहीं कर सकता है। तो सीएम ने क्या किया, पश्चिम बंगाल के यानी शुभेंदु अधिकारी ने, उन्होंने कहा कि सीबीआई से कहा कि आप हर केस के लिए अनुमति मत लीजिए, आप आइए और जो करप्शन के केसेस को खोलिए और लेकर जाइए और पूरी जांच पड़ताल करिए, किसी को बख्शना नहीं है। तो ये काम जो हुआ, एक तो सीबीआई आ गई कि अब जो है वो पूरा धड़ल्ले से धड़ पकड़ चालू है, कभी किसी को उठाया जा रहा है, कभी किसी को उठाया जा रहा है। और ये क्यों उठाया जा रहा है, ये वो लोग हैं जो आकंठ करप्शन में डूबे हुए हैं, जिन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया अपने हित लाभ के लिए, जनता के लिए साहब कुछ नहीं किया इन्होंने। जनता के लिए अगर इन्होंने किया होता तो बीजेपी को 207 सीट नहीं मिलती और ना ममता बनर्जी की सरकार बाहर जाती। इन्होंने सिर्फ लूटा और जनता को डराया। तो इसीलिए जैसे ही जनता को लगा कि नहीं हमारी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ है, वैसे ही जनता ने टूट कर वोट दिया और टीएमसी को बाहर का रास्ता दिखाया। तो अब आप देखिए कि अब असली में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पर बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर काम हो रहा है। जिस किसी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लापरवाही की उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अभी आरजी कर इशू वाले मसले में जो वो बच्ची का था, जिसको एक तरह से कहा जाए कि उसको किस तरह से उसमें लीपापोती हुई, उस लीपापोती में जो 3 आईपीएस अधिकारी शुमार थे, शामिल थे, उन तीनों को सस्पेंड किया गया पहली बैठक में, बाहर आउट। क्यों? वो इसलिए चूंकि ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार की जो सबसे बड़ी खासियत है वो लॉ एंड ऑर्डर अक्रॉस द इंडिया। जहां भी बीजेपी की सरकार है आप जाओ, लॉ एंड ऑर्डर के मसले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, एकदम उसको दुरुस्त रखना है। फिर अवैध कब्जा वहां भी खूब हो रखा है, बुलडोजर चला दिया गया कि ध्वस्त कर दो सब, किसी को नहीं छोड़ना है। लोग कोर्ट कचहरी गए तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि साहब आपने जो ऑर्डर दे रखा था हम तो उसी के अनुसार से काम कर रहे हैं, लीजिए जाइए आप लोग। कोर्ट कचहरी का बड़ा आदत है, और आदत इसलिए पड़ गया है चूंकि तो सेकुलर लंबरदार है, उन लोगों को लगा जाएंगे और शुभेंदु अधिकारी जो काम कर रहे हैं उस पर नकेल कसी जाएगी। बस चला शुभेंदु इनसे 4 कदम आगे निकले। वो पहले ही जान रहे थे कि ये सब यही करेंगे, इसलिए बता दिया गया कि साहब इस सब पे तो ऑर्डर हो रखा है। फिर जो वहां खुले में किया जाता था, माने उसके अलावा जो आप जो है मतलब काटता कूटते थे, वो सब जो है वो खुले में नहीं कि जहां मन कहे वहीं शुरू कर दो। और इस पर भी ऑर्डर है कोलकाता हाई कोर्ट का, वो ऑर्डर है उसको लागू किया गया है। ममता बनर्जी सरकार ने लागू नहीं किया था, वो 2018 का ऑर्डर है। क्यों नहीं लागू किया था? उनको एक खास किस्म का वोट चाहिए, तो इसलिए उन्होंने लागू नहीं किया था। शुभेंदु सरकार ने उसको लागू कर दिया कि लो साहब ये तो जरूरी है, ये एकदम होना चाहिए। फिर क्या हुआ? अभी ऐसा नहीं है खत्म हो गया साहब, लंबी फहरिस्त है। पिछले 7 दिनों में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने तमाम निर्णय लिए हैं, वो निर्णय तो ऐसे हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे, एक के बाद एक निर्णय। वहां पर बड़ी अवैध वसूली का धंधा चलता था, बड़े टोल लोगों ने खोल रखे थे, सब बंद, कोई टोल नहीं। जितने अवैध हैं सब बंद होंगे, और ये जो मुफ्त में बिजली जाती थी वो भी बंद। इसके अलावा औद्योगिकरण का बाकायदे ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कह रखा कि साहब इसकी एक रूपरेखा बनाइए ताकि पश्चिम बंगाल का औद्योगिक विकास हो। देखिए पश्चिम बंगाल तो आप एक तरह से समझिए कि उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हब होना चाहिए था। एक अगर आर्थिक राजधानी मुंबई है तो भारत की दूसरी आर्थिक राजधानी पश्चिम बंगाल कोलकाता होना चाहिए था, लेकिन नहीं साहब। वहां तो पहले वामपंथियों ने बंटाधार किया और उसके बाद में ममता दीदी ने बंटाधार किया, कुछ करने ही नहीं देना है। तो अब वहां पर किस तरीके से जो है इसको एक ग्लोबल हब बनाया जाए इंडस्ट्री का, उसका एक खाका तैयार हो रहा है। आखिरी ये 7 दिन की है भाई साहब, ये 7 दिन का जो अभी तक मैं जब आपको बता रहा हूं तब तक ऐसे अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं जो बड़े महत्वपूर्ण है। अन्नपूर्णा योजना,
सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से, और बीजेपी का ये अपना आप एक तरह से कहें कि एजेंडा रहता है, तो उस मद्देनजर ये योजना भी लागू कर दी गई है। और 1,500 मिलता था उसे 3,000 कर दिया गया है। और बाकी तो पूरे पश्चिम बंगाल में जितने मनबड़ू हैं टीएमसी के, उन सब की धरपकड़ हो रही है, सबके ऊपर एफआईआर हो रहा है, सबको बिहाइंड द बार भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर किसी का शासन है तो वो कानून का शासन होगा, किसी मवाली या बाहुबली का शासन नहीं होगा। और यही कमिटमेंट है बीजेपी का कि हम सुशासन देंगे, और वो जो सुशासन है वहीं से विकास का रास्ता चलता है। आप उत्तर प्रदेश देखिए, क्या स्थिति थी यहां पर, लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ, साहब बीमारू प्रदेश से ये उत्तम प्रदेश बन गया। वही हाल पश्चिम बंगाल का होने जा रहा है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।